नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। लोकसभा चुनाव करीब है, सियासी हलचलें हर बीतते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। सियासी दांवपेच का दौर चल पड़ा है, जोड़ तोड़ की राजनीति भी जोरों पर है। इस बीच सभी सियासी दलों का ध्यान यूपी पर टिका है। बीजेपी मिशन 80 पर फोकस कर रही है, तो विपक्षी गठबंधन बीजेपी को फेल करने की प्लानिंग कर रहा है। इस बीच गठबंधन धर्म की बात भी की जा रही, क्योंकि 24 के महारण में जिसके जितने सहयोगी होंगे उसकी उतनी बड़ी टेंशन होगी। 24 के महाचुनाव पर पेश है हमारी खास पेशकश रेड एट 2024। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर स्पेशल फोकस है, वहीं विपक्ष इस प्लानिंग को फ्लॉप बता रहा है। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। यूपी के लिए मोदी योगी का बिग प्लान, ओबीसी वोट बैंक पर नजर, विपक्ष हलकान। यूपी के लिए मोदी योगी ने बिग प्लान तैयार किया है। एक तरफ लाल किले से पीएम मोदी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ एनडीए की ताकत दिखाने के लिए निषाद पार्टी स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें राजभर और निषाद एक साथ दिखे। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी भी दे दी है। विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में जो हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से अपना एक बड़ा स्किल लेके उस काम को करते हैं। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। आपको ध्यान होगा 15 अगस्त के भाषण में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के बारे में एक संकेत दिया था और पिछले बजट में इसके बारे में घोषणा की गई थी। आज ये योजना अप्रूव हुई है। बीजेपी की इस प्लानिंग से विपक्ष परेशान है और कुछ इस तरह से जवाब दे रहा है कि भाजपा एक अवसरवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को अगर भ्रष्टाचारियों को साथ लेना पड़ा है तो भाजपा ने कभी गुरेज नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को अगर सरकार बनाने के लिए परिवारवादी पार्टी, जातिवादी पार्टियों को साथ लेना पड़ा है तो भाजपा ने कभी गुरेज नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को अगर जात के नाम पर योजनाएं शुरू करने का काम करना पड़ा है तो भाजपा ने कभी गुरेज नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को जातवाद पे, भ्रष्टाचार पे, परिवारवाद पे बोलने का कोई हक नहीं है। देश की जनता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। अब जनता उसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, युवा, महिला सभी हैं। तो ये जनमानस देख रहा है कि अपने सत्ता स्वार्थ के लिए कौन से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल रहे हैं और कौन है जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपी में ओबीसी वोट की ताकत की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है। यूपी की 40% से ज्यादा आबादी ओबीसी है। 2017 और 19 के चुनाव में अहम भूमिका निभाई। अब आपको बताते हैं क्या है विश्वकर्मा योजना। पूरा नाम है विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। योजना सितंबर 2023 में विश्वकर्मा जयंती पर शुरू होगी। योजना का बजट 13 से 15 हजार करोड़ रुपए के बीच है। पारंपरिक कौशल वाले लोगों को मदद पहुंचाएगी सरकार। योजना के तहत सरकार आर्थिक मदद पहुंचाएगी। कौशल विकास, तकनीक और औजार पहुंचाना भी मकसद। योजना के जरिए आसानी से लोन भी मिल सकेगा। बहरहाल बीजेपी की प्लानिंग मजबूत है। विपक्ष को इससे पार पाने के लिए अपनी रणनीति पर और काम करने की जरूरत है।
ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि एनडीए में ओबीसी समाज से आने वाले कई बड़े चेहरे पहले से मौजूद हैं, जो विरोधियों का गणित बिगाड़ने का दम रखते हैं। टीम न्यूज स्टेट। 2024 के महामुकाबले में किसका पलड़ा भारी होगा, इसका अंदाजा 5 सितंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जनता बताएगी। 5 सितंबर को 5 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का घोसी सीट भी शामिल है। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया के बीच पहली लड़ाई होगी। घोसी से एक बार फिर दारा सिंह चौहान ने दांव चला है। दारा सिंह चौहान ने मऊ की घोसी विधानसभा सीट से नामांकन भरा और बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। है यही 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ की जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 की आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। नामांकन के दौरान इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अपना दल के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीत रहे हैं। जिस ढंग से जनसभा स्थल पर ऐतिहासिक यहाँ पर भीड़ उपस्थित हुई है, ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे और यहाँ के जो गणित है, चुनावी गणित है, वो दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है 2017 से लगातार और घोसी के लोग चाहते हैं कि चतुर्मुखी विकास हो, गांव गली का विकास हो, लोगों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। इसलिए घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। घोसी के चुनावी रण में दारा सिंह चौहान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के बाहुबली प्रत्याशी सुधाकर सिंह से है। समाजवादी पार्टी के सामने इस घोसी सीट को बचाने की बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारी की भी परीक्षा होगी। दरअसल 4,20,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 60,000 है, दलित वोटर 62,300 है। इस जातीय समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी जीत की उम्मीद तो कर रही होगी, लेकिन दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जात में आने वाली लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है, जिनकी संख्या करीब 36,000 है। लगता है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस घोसी उपचुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। ये कहना कि राजभर जो भी आता है उसकी अपनी एक शक्ति होती है, जो भी सहयोग में जुड़ता है उसके सहयोग से फायदा होता है। मुझे लगता है जो भी लोग हमारे साथ हैं और जो एनडीए के घटक दल हैं, सभी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी घोसी उपचुनाव जीतने जा रही है। ये समाजवादी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता हैं वो विचारधारा के लिए जीते हैं, विचारधारा के लिए मरते हैं। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी और जो दगाबाज लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के गए हैं उनको जनता जवाब देने का काम करेगी। बीजेपी ने घोसी में एक तरफ जहां पिछड़ा कार्ड खेला, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सवर्ण कार्ड खेलकर राजनीतिक मुकाबले को और अधिक रोमांचक बना दिया है। 2023 उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की घोसी और उत्तराखंड की बागेश्वर की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लिहाजा इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन जारी है। सितंबर में इन सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसके बाद परिणाम भी सामने आएंगे। ऐसे में इन उपचुनावों को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनता का क्या रुख है, ये भी जानने का प्रयास तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन राजनीतिक दलों की गणित, गुणा और भाग कितना कारगर उनके दल के लिए साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल्लाह हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के
समाधि स्थल से दो ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्होंने सियासी हलचलें बढ़ा दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और समाधि स्थल पहुंचकर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पहली बार एनडीए के घटक दलों के नेता भी यहां पहुंचे। एनडीए के घटक दलों को पहली बार आधिकारिक न्योता दिया गया था। ये तस्वीरें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल की है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार को और दूसरी तस्वीर में है बीजेपी समेत एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं को। ये दोनों ही तस्वीरें सियासी मायनों से बेहद खास मानी जा रही है। पहले बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश ने वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर अटल पथ पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात भी की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के लिए अटल जी की पुण्यतिथि का दिन चुनना कोई नया सियासी संदेश है या फिर कोई नया प्रयोग? पटना और बेंगलुरु के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। ऐसे में अटल की पुण्यतिथि पर नीतीश का दिल्ली आना और अरविंद केजरीवाल समेत अन्य विपक्षी नेताओं से मिलना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखिए, नीतीश कुमार जी अगर लड़ते हैं तो मन से लड़ते हैं और लड़े हैं तो नरेंद्र मोदी को हरा दिए। 14 में जलवा इनका था, 15 में। हमने अगर तय कर लिया है कि तुम्हारे कुनबे को समाप्त करेंगे तो उस अभियान में लगे रहेंगे। अब तो पितृपक्ष का मेला भी आ रहा है तो राजनीति का भी पिंडदान करना होगा, तो जल प्रबंधन कर दिए हैं फल्गु में, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा विपक्ष एक मंच के पर खड़ा है और उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम आपको और दिखाई पड़ रहा है और पड़ेगा भी। नीतीश जी लगातार सभी नेताओं के संपर्क में हैं और सब लोग की एक ही आकांक्षा है कि देश का लोकतंत्र देश में कैसे स्वस्थ हो। अटल पथ पर नीतीश यूं ही नहीं पहुंचे, बल्कि उसके पीछे सियासी मकसद भी हो सकता है। हालांकि नीतीश के सियासी बुलंदी तक पहुंचने में अटल बिहारी वाजपेयी का अहम रोल रहा है। वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं उनको हमेशा। उन्होंने किस तरह से कितना काम मुझको दिया और किस तरह से हमने किया। विपक्ष को एकजुट करने के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली बैठक नीतीश कुमार की मेजबानी में बिहार के पटना में ही हुई थी। ऐसे में नीतीश कुमार का एक एक सियासी कदम मायने रखता है। विपक्षी एकता की जो पटकथा है वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुंबई की बैठक है उस बैठक में फिर एक बार कोशिश इनकी होगी कि हमें कोई एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाए। अब जिम्मेवारी इनको मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन उत्साहित तो हैं। तो विपक्षी एकता के सूत्रधार के तौर पर अपने को बताने में इनको खुशी हो रही है। नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा है और विपक्षी गठबंधन इंडिया के शिल्पकार माने जाते हैं। नीतीश 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने का फॉर्मूला भी रख चुके हैं। ऐसे में उनका अटल पथ पर आना नए सियासी संकेत दे रहा है। सब लोग आते हैं, आएंगे। ये स्थल ऐसा है जो सबके लिए है। लेकिन पहली बार नीतीश कुमार आ रहे हैं इस बार, आज पांचवी। अब हर की श्रद्धा होती है। मुझे लग रहा है कि अब क्यों उन्होंने इस बार आने का निर्णय लिया, ये उनसे पूछिएगा। नीतीश कुमार को जानने वालों का मानना है कि नीतीश के अगले कदम के बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। वो अपने फैसलों से चौंकाते रहे हैं। 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़कर सभी को चौंका दिया। 2015 में पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें बड़ी जीत मिली। साल 2017 में महागठबंधन में दरार पड़ गई। 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश ने फिर बीजेपी और सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बनाई। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीटें मिलने के बावजूद भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। लेकिन महज 2 साल बाद ही अगस्त 2022 में नीतीश ने पाला बदलकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। 40 साल के सियासी सफर में नीतीश ने सरकार बनाने के लिए कई मौकों पर अपने विचार बदले।
दल भी बदले। 17 साल से बिहार की सियासत नीतीश कुमार की इर्द गिर्द चल रही है। नीतीश ने सियासत में जब जो चाहा वो हासिल करने में सफल रहे। अब बात दूसरी तस्वीर की करते हैं। सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने भी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि देने वालों में एनडीए सहयोगियों में प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। AIADMK के एम थम्बीदुरई, हम के जीतन राम मांझी, अपना दल सोनीलाल नेता अनुप्रिया पटेल, AJSU के प्रमुख सुदेश महतो, नेशनल पीपल्स पार्टी के सांसद अगाथा संगमा और तमिल मनीला कांग्रेस के प्रमुख GK वासन मौजूद रहे। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एनडीए सहयोगियों को आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया। ये अगले साल होने वाले आम चुनावों को देखते हुए महत्वपूर्ण है, जिसमें बीजेपी को एकजुट विपक्षी गठबंधन इंडिया का सामना करना पड़ेगा। जब से विपक्षी दल भारी संख्या बल वाली सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए हैं, तब से बीजेपी एनडीए में अपने सहयोगियों को एकजुट करने में जुटी है। टीम न्यूज स्टेट। लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, साथ ही कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नाम के अनुरूप अटल जी का व्यक्तित्व भी था, और अगर कहें तो उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे एक राजनेता भी थे और भारत की आत्मा को झंकृत करने वाले एक जन नेता के रूप में उनका यशस्वी मार्गदर्शन इस देश को उस कालखंड में प्राप्त होता रहा जब राजनीति संक्रमण काल के दौर से गुजर रही थी। विपरीत परिस्थितियों में देश को एकजुट होकर के कोई भी नेतृत्व हो, जब देश की बात आएगी हम राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके देश के बारे में, देश के नेतृत्व के साथ खड़े होंगे। यह भी अटल जी ने हम सबको प्रेरणा दी। श्रद्धेय अटल जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। श्रद्धेय अटल जी का एक बहुत लंबा गौरवशाली इतिहास है। जितने भी हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, प्रतिदिन कुछ नया मिल जाता है। श्रद्धेय अटल जी के भाषण संसद में दिए गए आज भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं कि राजनीति की विसंगतियों के बावजूद किस ढंग से राजनीति में परस्पर मित्रता के आधार पर कई दलों के साथ मिलकर के सरकार को चलाया जा सकता है। यदि किसी चीज सीखना है विपरीत परिस्थितियों में, तो श्रद्धेय अटल जी के किए हुए कार्य से हमें सीखना चाहिए कि कई विचारधाराओं को मिलाकर हम देश को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। देश के जो आवश्यकताएं हैं, विषय हैं और डेवलपमेंट और विकास के आधार पर देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, अटल जी ने अपने तीनों कार्यकालों में, एक कार्यकाल तो बहुत छोटा था, 13 महीने का ही था, लेकिन बाकी जो 6 वर्ष का कार्यकाल था उनका, उसमें देश को सर्वानुमति, सहमति के आधार पर कैसा चलाया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।